एली रोथ, हॉस्टल द हाउस विद ए क्लॉक इन इट्स वॉल्स बड़े पर्दे के लिए एक और डरावनी फिल्म का निर्देशन करने के लिए लौट आई है। यह उतना ही सामयिक है जितना डरावना है। इसका मुख्य आधार ब्लैक फ्राइडे दंगे के इर्द गिर्द घूमता है, जो वास्तव में बहुत भयानक हो गया था, और उसके बाद की घटनाएं उतनी ही दुखद थीं जितनी थैंक्सगिविंग प्रेरित स्लेशर हत्यारे ने प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स शहर पर कहर बरपाया था। पीड़ित अधिकांशतः अपराधी थे या पिछले वर्ष थैंक्सगिविंग सप्ताहांत में हुई विनाशकारी घटनाओं के कारण से जुड़े हुए थे, और निःसंदेह स्टोर में मौजूद बच्चों में से एक को प्रभाव के लिए यह सब रिकॉर्ड करना पड़ा। राइट मार्ट नामक ओन शूट वॉलमार्ट में कुछ हद तक यथार्थवादी ब्लैक फ्राइडे सेल नाइट का शुरुआती दृश्य लगभग सटीक था। मुझे ऐसा लगा जैसे पागलपन और दंगा गतिविधि आसानी से वास्तविक जीवन की त्रासदियों की नकल कर सकती थी, और किस लिए। एक मुफ्त वफल पहले 100 ग्राहकों के लिए निर्माता। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जटिल संवादों के बिना गति बनाए रखने की क्षमता थी। मौतें या हत्यारे के साथ लड़ाई कड़ी थी, लेकिन फिर भी प्रभावशाली थी। यह कहानी एक स्लेशर फिल्म के लिए काफी विशिष्ट थी। हत्यारे का मकसद स्पष्ट रूप से ब्लैक फ्राइडे सामूहिक रौंद की घटनाओं से जुड़ा था। कुछ अजीब कारणों से इसने मुझे अटैक ऑन टाइटन की गड़गड़ाहट की याद दिला दी, लेकिन अधिक वास्तविक और क्रूर। जॉन कार्वर का इतिहास भी कहानी के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि थी। मैं ट्रेलर से भ्रमित हो गया था कि मुखौटा किसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसने मुझे वी फॉर वेंडेट्टा के गाय फॉक्स मुखौटा की याद दिला दी। मैं वास्तव में प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स के बारे में अधिक जानने के लिए फिल्म से बाहर चला गया। मुझे यह भी पता चला कि यह थैंक्सगिविंग अवकाश का जन्म स्थान कैसे था। VFX CGI के साथ मिश्रित कई व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग करके रोथ थैंक्सगिविंग की मौतों में भयावहता लाने में सक्षम था। मैंने सोचा कि हर एक अगले की तरह ही भयानक था। मुझे थैंक्सगिविंग फिल्म के लिए बहुत सारे सॉसेज, मानव आंत देखने की उम्मीद नहीं थी। अंग भंग से लेकर सिर काटने तक इस फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर मौतों का अच्छा प्रसार था। यथार्थ का इरादा। कैंपनेस ने मुझे सैम रैमी की इविल डेड ब्रह्मांड में डरावनी शैली की याद दिला दी। हैरानी की बात यह है कि फिल्म का सबसे कमजोर बिंदु पैट्रिक डेम्पसी, डिसएन्चेंटेड, ग्रेज एनाटॉमी उर्फ मैकड्रीमी का पूरी फिल्म में मैसाचुसेट्स स्थानीय लहजा बनाए रखने का प्रयास नहीं था। यह कुछ हद तक कमजोर संवाद और कुछ पात्रों की पसंद थी। क्या हम स्मार्ट बच्चे से अपना होमवर्क कराने की पूरी धमकियों से छुटकारा पा सकते हैं? यह उस हिस्से में थोड़ा आलसी लग रहा था। हालांकि कुछ सामान्य जेन जेड पंक्तियों ने मुझे ठहाके लगाने और जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दर्द भरे चुटकुले भी सामने आ गए। लेकिन मुझे अब भी अच्छा लगता है जब किशोर सोचते हैं कि दुनिया उनके चारों ओर घूमती है, और वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे एक लड़के की गर्दन काटे जाने के लिए जिम्मेदार थे। कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे। वयस्क कलाकारों में ज्यादातर डेम्पसी और रिक हॉफमैन, सूट्स, बिलियंस थे, और उसके बाद किशोर कलाकार थे। मैं स्वीकार करूंगा कि मुझे मुख्य किरदार जेसिका पसंद आई, जिसे नेल वेयरलैक ने निभाया था, और उसके अभिनय करियर में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनका प्रदर्शन स्क्रीम फ्रैंचाइज की नई लीड के बराबर था। एडिसन राय के प्रशंसकों के लिए वह प्रमुख भूमिका नहीं थी। सच कहूं तो वह कई बार पृष्ठभूमि में ही होती थी। बाकी किशोर कलाकार वह थे जहां हाई स्कूल की गतिशीलता टूट गई थी। जब हत्यारा उनका पीछा कर रहा था, तब निश्चित रूप से उनमें कुछ भावनात्मक धड़कनें थीं, लेकिन वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि केवल जेसिका ही इस सबसे सदमे में दिखाई दे रही थी। मैं कुछ अभिनेताओं की शक्ल देखकर भी भ्रमित हो गया था कि वे अधिक उम्र के किशोर हैं या नहीं। मैंने सोचा कि वे आसानी से उन्हें कॉलेज के छात्र बना सकते थे। फिल्म के संगीत और स्कोर में कमी थी, खासकर सोनी पिक्चर्स से सटी फिल्म के लिए। आमतौर पर सोनी पिक्चर्स अपनी फिल्मों में कुछ अच्छा संगीत पेश करता है, जैसे हालिया स्पाइडरमैन एनिमेटेड फिल्में या यहां तक कि मॉर्बियस और वेनम फिल्में। मैंने सोचा था कि कुछ थैंक्सगिविंग संगीत थीम इससे जुड़ी होगी, लेकिन मुझे निराशा हुई। अधिकांश ध्वनि संकेत विशिष्ट चीखें थीं और उछलने का डर पैदा करने वाली थी। ध्वनियों के बारे में कुछ भी अनोखा नहीं है। हत्यारा कदकाठी और चाल ढाल से खतरनाक था। मैंने उनके द्वारा फेंके गए प्रत्येक कुल्हाड़ी के झूले में प्रत्येक भार को महसूस किया। फिर से मैंने स्क्रीम फिल्मों के घोस्टफेस किलर के स्वैगर के समान वाइब्स को महसूस किया, जिसमें हैप्पी डेथ डे फिल्मों के हत्यारे का थोड़ा सा मिश्रण मिला हुआ था। गहरे हास्य हत्या करने वाले तत्व निश्चित रूप से बाद की तुलना के समान थे। थैंक्सगिविंग एक अच्छी मूर्खतापूर्ण स्लेशर फिल्म थी, जिसका रहस्य पहलू के लिए एक बार आनंद लिया जा सकता है।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह दूसरी घड़ी पर उतना जोर से प्रभाव डालेगा। 106 मिनटों में कभी कभी थोड़ा विलंब महसूस हुआ, लेकिन डर की हद तक नहीं। खिड़कियों के माध्यम से फिल्माए गए लंबे समय तक चलने वाले शॉट या यादृच्छिक अश्रव्य क्षण दिलचस्प सिनेमाई क्षण थे। मैं कहूंगा कि यदि आप उन्हें बाहर निकाल दें, तब भी यह केवल 5 मिनट के शीर्ष के समान ही निकलेगा। अगर आप में कुछ अच्छा देखने की लालसा है तो इस फिल्म को जरूर देखें।